तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जा। क्यों रो रहे हो तुम? क्या हुआ है? मेरा दिल चाह रहा है कि कोई मेरा गला घोंटे और मैं बैठ जाऊं। ऐसा मत कहो। ऐसी जिंदगी है मम्मा जिसपे हमारा कोई इख्तियार ही नहीं है। तुम जानती हो ना तुम्हारे बाबा कौन है? अगर वो नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं नहीं उठा सकती उनकी सियासत का बोझ। आखिर मेरे दोस्तों का कसूर क्या था कि वो मेरी मंगनी पर आए? पता नहीं बाबा ने उनके साथ क्या किया होगा। तुम्हारे दोस्तों का ये कसूर था कि उन्होंने आसिफ पर हमला किया था। वो तुम्हारा मंगेतर है और तुम ये सब जानती थी। मैंने बस कुछ देर खुली फिजा में सांस लेना चाहिए थी और उन सब ने मेरी मदद की थी। बाकी सब बातें बेमायनी है। मुझे नहीं पसंद आसिफ, मुझे नहीं करनी उससे मंगनी। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी जगह किसी को नहीं देना चाहते, लेकिन साथ साथ तुम ये जरूर समझो कि वो तुम्हारी जगह तुम्हें छोड़ने भी नहीं देंगे। और रही बात तुम्हारे दोस्तों की, आपके सामने खड़ा हूं। क्या सोचा, क्या करना है? इन सबको तड़पाना है, बदला लेना है, सबका गला घोटना है मुझे। उन सबको या सिर्फ एक को? अब जानते थे? नहीं, लेकिन कुछ अंदाजा था मुझे कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। अच्छी लगने लगी थी वो मुझे, उसके साथ रहने का दिल करता था, उससे बात करता था तो ये कड़वी दुनिया की बातें भी मीठी लगती थी। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, और ऐसा धोखा, मेरी गरीबी का मजाक बना के रख दिया उसने। आखिर है तो वो उसी इंसान की बेटी ना जिस इंसान से मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। मेरी वजूद की तराश उस इंसान की नफरत ने की, और वो उसकी बेटी। तुम बदला जरूर लोगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम भी उनको उसी तरह तकलीफ दो जिस तरह उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी? तुम मेरे सबसे कीमती सिपाही हो, तुम ही कामयाब हो गए। हाँ, जज्बात में थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब अपना मकसद मत भूलना। क्यों रो रहे हो तुम? क्या हुआ है? मेरा दिल चाह रहा है कि कोई मेरा गला घोंटे और मैं बैठ जाऊं। ऐसा मत कहो। ऐसी जिंदगी है मम्मा जिसपे हमारा कोई इख्तियार ही नहीं है। तुम जानती हो ना तुम्हारे बाबा कौन है? अगर वो नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं नहीं उठा सकती उनकी सियासत का बोझ। आखिर मेरे दोस्तों का कसूर क्या था कि वो मेरी मंगनी पर आए? पता नहीं बाबा ने उनके साथ क्या किया होगा। तुम्हारे दोस्तों का ये कसूर था कि उन्होंने आसिफ पर हमला किया था। वो तुम्हारा मंगेतर है और तुम ये सब जानती थी। मैंने बस कुछ देर खुली फिजा में सांस लेना चाहिए थी और उन सब ने मेरी मदद की थी। बाकी सब बातें बेमायनी है। मुझे नहीं पसंद आसिफ, मुझे नहीं करनी उससे मंगनी। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी जगह किसी को नहीं देना चाहते, लेकिन साथ साथ तुम ये जरूर समझो कि वो तुम्हारी जगह तुम्हें छोड़ने भी नहीं देंगे। और रही बात तुम्हारे दोस्तों की, आपके सामने खड़ा हूं। क्या सोचा, क्या करना है? इन सबको तड़पाना है, बदला लेना है, सबका गला घोटना है मुझे। उन सबको या सिर्फ एक को? अब जानते थे? नहीं, लेकिन कुछ अंदाजा था मुझे कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। अच्छी लगने लगी थी वो मुझे, उसके साथ रहने का दिल करता था, उससे बात करता था तो ये कड़वी दुनिया की बातें भी मीठी लगती थी। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, और ऐसा धोखा, मेरी गरीबी का मजाक बना के रख दिया उसने।
आखिर है तो वो उसी इंसान की बेटी ना जिस इंसान से मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। मेरी वजूद की तलाश उस इंसान की नफरत ने की और वो उसकी बेटी। तुम बदला जरूर लोगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम भी उनको उसी तरह तकलीफ दो जिस तरह उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी? तुम मेरे सबसे कीमती सिपाही हो, तुम ही कामयाब होगे। हाँ, जज्बात में थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब अपना मकसद मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है, आसिफ को, और वो यहाँ पर बैठे हुए रबाब के साथ बातें कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम्हें पता था कि वो लड़का मंसूर जिसने मेरे ऊपर हमला करवाया है वो वही लड़का है जो तुम्हारा दोस्त है। तो वो कहती है कि मुझे इस बात के बारे में ज़रा भी इल्म नहीं था। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस बात का इल्म था लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया। तो ये बात सुनकर फिर वो कहती है कि मुझे सच में किसी बात का इल्म नहीं था कि उसने तुम पर हमला करवाया है। तो वो कहता है कि याद है ना, उसने मेरी टांग तोड़ी थी, अब देखना मैं उसके साथ क्या करूँगा। तो वो कहती है कि क्या किया है तुमने उनके साथ? तो वो कहता है कि अभी तो मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन जब वक्त आएगा तो देखना मैं उनके साथ करता क्या हूँ। उनकी टांगें तोड़ कर रख दूँगा, उनको चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ किस वजह से चेंज हो रहा है और मुझे सब कुछ पता है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का कहता है कि उनसे बदला तो मैं लेकर रहूँगा, उनको मैं माफ़ी नहीं देने वाला और ना ही उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है, जबकि वो लड़का आसिफ बहुत ज़्यादा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। वो कहता है कि अब तुम्हारी उनके साथ कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम मेरी फाइनेंस और उसने मुझ पर हमला किया था, इस वजह से मेरी वजह से तुम्हारा भी उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। और फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दादा साहब को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जेल में होता है और पुलिस वाला आकर कहता है कि दादा साहब आपकी कॉल आई है। तो वो कहता है कि लाओ उधर फ़ोन दो, और वो फिर फ़ोन पर बात करना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपने बंदे के साथ बातें कर रहा होता है और यहाँ पर ये आदमी भी थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है और फिर बताता है कि मंसूर को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि किसने करवाया गया अरेस्ट और क्यों करवाया है और कितने लोग हैं वो? तो वो कहता है कि वो है और उसके साथ एक आध लड़का है और दो लड़कियां हैं और आगा साहब ने उसे अरेस्ट करवाया था। उसे नहीं पता था कि वो आगा साहब की बेटी है और वो उसकी इंगेजमेंट पर चला गया था। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि उसके साथ लड़कियाँ भी हैं, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करो और सुबह तक मंसूर जेल से बाहर आ जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि जी दादा साहब, जैसा आपका हुक्म। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, कॉल कट कर दो। और फिर वो कॉल कट कर देता है और यहाँ पर फिर दाता साहब कुछ उसको सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उसका एक आदमी जेल के अंदर चला गया होता है। फिर इसी के साथ दूसरे सीन में यहाँ पर हमें आसिफ को दिखाया जाता है, रुबाब के बाप के साथ बातें करता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और कहता है कि देखें आका साहब, रुबाब को पता भी था कि वो लोग वही हैं जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है, लेकिन फिर भी उसने उनके साथ दोस्ती लगाई। तो ये बात सुनकर यहाँ पर बैठा वो आदमी कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि वो वही लोग हैं जो यूपीसी में हर साल प्रोटेस्ट करते हैं? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि आगा साहब, वो कॉलेज में हर प्रोटेस्ट में सबसे आगे होता है और सबसे ज़्यादा मशहूर लड़का है और मैं उसका वो हशर करूँगा जो वो याद नहीं रखेगा, सारी ज़िंदगी याद रखेगा। उसने मेरी टांग तोड़ी थी और मैं अब उसे चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम जाकर अपने एसएचओ के साथ बात करो और उसे कहो कि वो लड़का बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये बात सुनकर फिर वो कहता है कि एसएचओ तो किसी काम का नहीं है, उसे मैं कैसे समझाऊं? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि बस तुम खुद जाकर करो, अपने मामलात खुद संभाला करो, वरना फिर मैं खुद उससे बात कर लूँगा, उसे यहाँ पर बुलाकर। तो वो कहता है कि ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। वो कहता है कि मैं अब रुबाब से जाकर बात करने लगा हूँ, खुद जाकर उससे बात करता हूँ और उसे समझाता हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे और ना ही उससे अभी बात करना, क्योंकि उसकी अभी कंडीशन नहीं है और अभी उसका मूड भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा चलें ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं अपने मामलात खुद संभालता हूँ, चलें अगर आप कहते हैं तो फिर मैं चला जाता हूँ। और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी जानिब यहाँ पर ये आदमी बैठा हुआ होता है और वो फिर अपनी बेटी को रूम में बुला देता है और वो अपनी बेटी को बुलाने के लिए
नौकरानी को कहता है कि अपनी मेरी बेटी को यहाँ पर भेजो। फिर हमें दूसरी जानब दिखाया जाता है कि रुबाब यहाँ पर अपने रूम में बैठी हुई होती है और अपना फ़ोन निकालती है और अपनी दोस्तों को कॉल करना शुरू हो जाती है, जो उसकी वजह से जेल में यहाँ पर बैठी हुई होती हैं। और वो फिर कॉल करके पूछती है कि तुम लोग कैसी हो, ठीक तो हो ना। तो ये बात सुनकर फिर वो कहती है कि हम कहाँ ठीक होंगी, हम जेल में बैठी हैं, तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा माजरत करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है कि तुमने अपने बाप के साथ सारी ज़िंदगी झूठ बोले हैं और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। हम यहाँ पर जेल में बैठी हुई हैं और तुम्हारे बाप की लगाई हुई आग में बैठे हुए हैं और ये आग बस झलकने ही वाली है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की कहती है कि अब आइंदा के बाद तुम इस नंबर पर कॉल मत करना। और वो फिर कॉल कट कर देती है और यहाँ पर पास बैठी हुई वो दूसरी लड़की बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी जा रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की यहाँ पर अपने बाप के रूम में आती है और यहाँ पर नौकरानी उस लड़की को आकर बताती है कि आपके पापा आपको स्टडी में बुला रहे हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये आदमी बैठा हुआ होता है और उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसका मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता है। और यहाँ पर आकर उसका बाप उससे कहता है कि तुम्हारी ये दोस्ती उस लड़के के साथ कब से चल रही है। तो वो कहती है कि बाबा, वो मेरा सिर्फ दोस्त है और मैंने पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए कभी दोस्ती नहीं की और ना ही मैंने उनको ये बताया था कि आप मेरे बाबा हैं, ताकि हमारे दरमियान फासले ना बढ़ सकें। और मैं उनको ये बात समझाना चाहती थी कि मैं भी उन्हीं की तरह की इंसान हूँ और हम दोस्त रहते हैं। तो ये बात सुनकर वो लड़का हैरान और परेशान हो रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है, आसिफ को। और वो यहाँ पर बैठी हुई रबाब के साथ बातें कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम्हें पता था कि वो लड़का मंसूर जिसने मेरे ऊपर हमला करवाया है वो वही लड़का है जो तुम्हारा दोस्त है। तो वो कहती है कि मुझे इस बात के बारे में ज़रा भी इल्म नहीं था। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस बात का इल्म था, लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया। तो ये बात सुनकर फिर वो कहती है कि मुझे सच में किसी बात का इल्म नहीं था कि उसने तुम पर हमला करवाया है। तो वो कहता है कि याद है ना, उसने मेरी टांग तोड़ी थी, अब देखना मैं उसके साथ क्या करूँगा। तो वो कहती है कि क्या किया है तुमने उनके साथ। तो वो कहता है कि अभी तो मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन जब वक्त आएगा तो देखना मैं उनके साथ करता क्या हूँ। उनकी टांगें तोड़ कर रख दूँगा, उनको चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ किस वजह से चेंज हो रहा है और मुझे सब कुछ पता है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का कहता है कि उनसे बदला तो मैं लेकर रहूँगा, उनको मैं माफ़ी नहीं देने वाला और ना ही उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है, जबकि वो लड़का आसिफ बहुत ज़्यादा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। और वो कहता है कि अब तुम्हारी उनके साथ कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरी फाइनेंस और उसने मुझ पर हमला किया था, इस वजह से मेरी वजह से तुम्हारा भी उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। और फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दादा साहब को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर जेल में होता है। और पुलिस वाला आकर कहता है कि दादा साहब आपकी कॉल आई है। तो वो कहता है कि लाओ उधर फ़ोन दो। और वो फिर फ़ोन पर बात करना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपने बंदे के साथ बातें कर रहा होता है। और यहाँ पर ये आदमी भी थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है और फिर बताता है कि मंसूर को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि किसने करवाया गया अरेस्ट और क्यों करवाया है और कितने लोग हैं वो। तो वो कहता है कि वो है और उसके साथ एक आध लड़का है और दो लड़कियां हैं और आगा साहब ने उसे अरेस्ट करवाया था। उसे नहीं पता था कि वो आगा साहब की बेटी है और वो उसकी इंगेजमेंट पर चला गया था। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि उसके साथ लड़कियाँ भी हैं, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करो और सुबह तक मंसूर जेल से बाहर आ जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि जी दादा साहब, जैसा आपका हुक्म। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, कॉल कट कर दो। और फिर वो कॉल कट कर देता है। और यहाँ पर फिर दाता साहब कुछ उसको सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसका एक आदमी जेल के अंदर चला गया होता है। फिर इसी के साथ दूसरे सीन में यहाँ पर हमें आसिफ को दिखाया जाता है, रुबाब के बाप के साथ बातें करता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। और कहता है कि देखें आका साहब, रुबाब को पता भी था कि वो लोग वही हैं जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है, लेकिन फिर भी उसने उनके साथ दोस्ती लगाई। तो ये बात सुनकर यहाँ पर बैठा हुआ आदमी कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि वो वही लोग हैं जो यूपीसी में हर साल प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि आगा साहब, वो कॉलेज में हर प्रोटेस्ट में सबसे आगे होता है और सबसे ज़्यादा मशहूर लड़का है
और मैं उसका वो हश्र करूँगा जो वो याद नहीं रखेगा, सारी ज़िंदगी याद रखेगा। उसने मेरी टांग तोड़ी थी और मैं अब उसे चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम जाकर अपने एसएचओ के साथ बात करो और उसे कहो कि वो लड़का बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये बात सुनकर फिर वो कहता है कि एसएचओ तो किसी काम का नहीं है, उसे मैं कैसे समझाऊं। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि बस तुम खुद जाकर करो, अपने मामलात खुद संभाला करो, वरना फिर मैं खुद उससे बात कर लूँगा, उसे यहाँ पर बुलाकर। तो वो कहता है कि ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। वो कहता है कि मैं अब रुबाब से जाकर बात करने लगा हूँ, खुद जाकर उससे बात करता हूँ और उसे समझाता हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे और ना ही उससे अभी बात करना, क्योंकि उसकी अभी कंडीशन नहीं है और अभी उसका मूड भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा चलें ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं अपने मामलात खुद संभालता हूँ, चलें अगर आप कहते हैं तो फिर मैं चला जाता हूँ। और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी जानिब यहाँ पर ये आदमी बैठा हुआ होता है और वो फिर अपनी बेटी को रूम में बुला देता है और वो अपनी बेटी को बुलाने के लिए नौकरानी को कहता है कि अपनी मेरी बेटी को यहाँ पर भेजो। फिर हमें दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि रुबाब यहाँ पर अपने रूम में बैठी हुई होती है और अपना फ़ोन निकालती है और अपने दोस्तों को कॉल करना शुरू हो जाती है, जो उसकी वजह से जेल में यहाँ पर बैठी हुई होती हैं। और वो फिर कॉल करके पूछती है कि तुम लोग कैसी हो, ठीक तो हो ना। तो ये बात सुनकर फिर वो कहती है कि हम कहाँ ठीक होंगे, हम जेल में बैठी हैं, तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा माजरत करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है कि तुमने अपने बाप के साथ सारी ज़िंदगी झूठ बोले हैं और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, हम यहाँ पर जेल में बैठी हुई हैं और तुम्हारे बाप की लगाई हुई आग में बैठे हुए हैं और ये आग बस झलकने ही वाली है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की कहती है कि अब आइंदा के बाद तुम इस नंबर पर कॉल मत करना। और वो फिर कॉल कट कर देती है और यहाँ पर पास बैठी हुई वो दूसरी लड़की बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी जा रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की यहाँ पर अपने बाप के रूम में आती है और यहाँ पर नौकरानी उस लड़की को आकर बताती है कि आपके पापा आपको स्टडी में बुला रहे हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये आदमी बैठा हुआ होता है और उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसका मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता है। और यहाँ पर आकर उसका बाप उससे कहता है कि तुम्हारी ये दोस्ती उस लड़के के साथ कब से चल रही है। तो वो कहती है कि बाबा, वो मेरा सिर्फ दोस्त है और मैंने पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए कभी दोस्ती नहीं की और ना ही मैंने उनको ये बताया था कि आप मेरे बाबा हैं, ताकि हमारे दरमियान फासले ना पड़ सकें। और मैं उनको ये बात समझाना चाहती थी कि मैं भी उन्हीं की तरह की इंसान हूँ और हम दोस्त रहते हैं। तो ये बात सुनकर वो लड़का हैरान और परेशान हो रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है, आसिफ को। और वो यहाँ पर बैठी हुई रुबाब के साथ बातें कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम्हें पता था कि वो लड़का मंसूर जिसने मेरे ऊपर हमला करवाया है वो वही लड़का है जो तुम्हारा दोस्त है। तो वो कहती है कि मुझे इस बात के बारे में ज़रा भी इल्म नहीं था। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस बात का इल्म था, लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया। तो ये बात सुनकर फिर वो कहती है कि मुझे सच में किसी बात का इल्म नहीं था कि उसने तुम पर हमला करवाया है। तो वो कहता है कि याद है ना, उसने मेरी टांग तोड़ी थी, अब देखना मैं उसके साथ क्या करूँगा। तो वो कहती है कि क्या किया है तुमने उनके साथ। तो वो कहता है कि अभी तो मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन जब वक्त आएगा तो देखना मैं उनके साथ करता क्या हूँ, उनकी टांगें तोड़ कर रख दूँगा, उनको चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ किस वजह से चेंज हो रहा है और मुझे सब कुछ पता है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का कहता है कि उनसे बदला तो मैं लेकर रहूँगा, उनको मैं माफ़ी नहीं देने वाला और ना ही उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है, जबकि वो लड़का आसिफ बहुत ज़्यादा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। वो कहता है कि अब तुम्हारी उनके साथ कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरी फाइनेंस और उसने मुझ पर हमला किया था, इस वजह से मेरी वजह से तुम्हारा भी उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। और फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दादा साहब को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर जेल में होता है। और पुलिस वाला आकर कहता है कि दादा साहब आपकी कॉल आई है। तो वो कहता है कि लाओ उधर फ़ोन दो, और वो फिर फ़ोन पर बात करना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपने बंदे के साथ बातें कर रहा होता है। और यहाँ पर ये आदमी भी थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है और फिर बताता है कि
मंसूर को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि किसने करवाया गया अरेस्ट और क्यों करवाया है और कितने लोग हैं वो। तो वो कहता है कि वो है और उसके साथ एक आध लड़का है और 2 लड़कियां हैं और आगा साहब ने उसे अरेस्ट करवाया था। उसे नहीं पता था कि वो आगा साहब की बेटी है और वो उसकी इंगेजमेंट पर चला गया था। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि उसके साथ लड़कियाँ भी हैं, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करो और सुबह तक मंसूर जेल से बाहर आ जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि जी दाता साहब, जैसा आपका हुक्म। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, कॉल कट कर दो। और फिर वो कॉल कट कर देता है और यहाँ पर फिर दाता साहब कुछ उसको सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उसका एक आदमी जेल के अंदर चला गया होता है। फिर इसी के साथ दूसरे सीन में यहाँ पर हमें आसिफ को दिखाया जाता है, रुबाब के बाप के साथ बातें करता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और कहता है कि देखें आका साहब, रुबाब को पता भी था कि वो लोग वही हैं जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है, लेकिन फिर भी उसने उनके साथ दोस्ती लगाई। तो ये बात सुनकर यहाँ पर बैठा हुआ आदमी कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि वो वही लोग हैं जो यूपीसी में हर साल प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि आगा साहब, वो कॉलेज में हर प्रोटेस्ट में सबसे आगे होता है और सबसे ज़्यादा मशहूर लड़का है और मैं उसका वो हशर करूँगा जो वो याद नहीं रखेगा, सारी ज़िंदगी याद रखेगा। उसने मेरी टांग तोड़ी थी और मैं अब उसे चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम जाकर अपने एसएचओ के साथ बात करो और उसे कहो कि वो लड़का बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये बात सुनकर फिर वो कहता है कि एसएचओ तो किसी काम का नहीं है और उसे मैं कैसे समझाऊं। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि बस तुम खुद जाकर करो, अपने मामलात खुद संभाला करो, वरना फिर मैं खुद उससे बात कर लूँगा, उसे यहाँ पर बुलाकर। तो वो कहता है कि ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। वो कहता है कि मैं अब रुबाब से जाकर बात करने लगा हूँ, खुद जाकर उससे बात करता हूँ और उसे समझाता हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे और ना ही उससे अभी बात करना, क्योंकि उसकी अभी कंडीशन नहीं है और अभी उसका मूड भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा चलें ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं अपने मामलात खुद संभालता हूँ, चलें अगर आप कहते हैं तो फिर मैं चला जाता हूँ। और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी जानिब यहाँ पर ये आदमी बैठा हुआ होता है और वो फिर अपनी बेटी को रूम में बुला देता है और वो अपनी बेटी को बुलाने के लिए नौकरानी को कहता है कि अपनी मेरी बेटी को यहाँ पर भेजो। फिर हमें दूसरी जानब दिखाया जाता है कि रुबाब यहाँ पर अपने रूम में बैठी हुई होती है और अपना फ़ोन निकालती है और अपने दोस्तों को कॉल करना शुरू हो जाती है, जो उसकी वजह से जेल में यहाँ पर बैठी हुई होती हैं। और वो फिर कॉल करके पूछती है कि तुम लोग कैसी हो, ठीक तो हो ना। तो ये बात सुनकर फिर वो कहती है कि हम कहाँ ठीक होंगे, हम जेल में बैठी हैं, तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा माजरत करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है कि तुमने अपने बाप के साथ सारी ज़िंदगी झूठ बोले हैं और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, हम यहाँ पर जेल में बैठी हुई हैं और तुम्हारे बाप की लगाई हुई आग में बैठे हुए हैं और ये आग बस झलकने ही वाली है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की कहती है कि अब आइंदा के बाद तुम इस नंबर पर कॉल मत करना। और वो फिर कॉल कट कर देती है और यहाँ पर पास बैठी हुई वो दूसरी लड़की बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी जा रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की यहाँ पर अपने बाप के रूम में आती है और यहाँ पर नौकरानी उस लड़की को आकर बताती है कि आपके पापा आपको स्टडी में बुला रहे हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये आदमी बैठा हुआ होता है और उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसका मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता है। और यहाँ पर आकर उसका बाप उससे कहता है कि तुम्हारी ये दोस्ती उस लड़के के साथ कब से चल रही है। तो वो कहती है कि बाबा, वो मेरा सिर्फ दोस्त है और मैंने पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए कभी दोस्ती नहीं की और ना ही मैंने उनको ये बताया था कि आप मेरे बाबा हैं, ताकि हमारे दरमियान फासले ना बढ़ सकें। और मैं उनको ये बात समझाना चाहती थी कि मैं भी उन्हीं की तरह की इंसान हूँ और हम दोस्त रहते हैं। तो ये बात सुनकर वो लड़का हैरान और परेशान हो रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है, आसिफ को। और वो यहाँ पर बैठी हुई रुबाब के साथ बातें कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम्हें पता था कि वो लड़का मंसूर जिसने मेरे ऊपर हमला करवाया है वो वही लड़का है जो तुम्हारा दोस्त है। तो वो कहती है कि मुझे इस बात के बारे में ज़रा भी इल्म नहीं था। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस बात का इल्म था, लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया। तो ये बात सुनकर फिर वो कहती है कि मुझे सच में किसी बात का इल्म नहीं था कि उसने तुम पर हमला करवाया है। तो वो कहता है कि याद है ना, उसने मेरी टांग तोड़ी थी, अब देखना मैं उसके साथ क्या करूँगा। तो वो कहती है कि क्या किया है तुमने उनके साथ। तो वो कहता है कि
अभी तो मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन जब वक्त आएगा तो देखना मैं उनके साथ करता क्या हूँ। उनकी टांगें तोड़ कर रख दूँगा, उनको चलने के काबिल नहीं छोड़ूँगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ किस वजह से चेंज हो रहा है और मुझे सब कुछ पता है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का कहता है कि उनसे बदला तो मैं लेकर रहूँगा, उनको मैं माफ़ी नहीं देने वाला और ना ही उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है, जबकि वो लड़का आसिफ बहुत ज़्यादा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। वो कहता है कि अब तुम्हारी उनके साथ कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरी फाइनेंस और उसने मुझ पर हमला किया था, इस वजह से मेरी वजह से तुम्हारा भी उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। और फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दादा साहब को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर जेल में होता है और पुलिस वाला आकर कहता है कि दादा साहब आपकी कॉल आई है। तो वो कहता है कि लाओ उधर फ़ोन दो, और वो फिर फ़ोन पर बात करना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपने बंदे के साथ बातें कर रहा होता है और यहाँ पर ये आदमी भी थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है और फिर बताता है कि मंसूर को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि किसने करवाया गया अरेस्ट और क्यों करवाया है और कितने लोग हैं। वो तो कहता है कि वो है और उसके साथ एक आध लड़का है और दो लड़कियां हैं, और आगा साहब ने उसे अरेस्ट करवाया था। उसे नहीं पता था कि वो आगा साहब की बेटी है और वो उसकी इंगेजमेंट पर चला गया था। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि उसके साथ लड़कियाँ भी हैं, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करो और सुबह तक मंसूर जेल से बाहर आ जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि जी दादा साहब, जैसा आपका हुक्म। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, कॉल कट कर दो। और फिर वो कॉल कट कर देता है और यहाँ पर फिर दाता साहब कुछ उसको सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसका एक आदमी जेल के अंदर चला गया होता है। फिर इसी के साथ दूसरे सीन में यहाँ पर हमें आसिफ को दिखाया जाता है, रुबाब के बाप के साथ बातें करता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और कहता है कि देखें आका साहब, रुबाब को पता भी था कि वो लोग वही हैं जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है, लेकिन फिर भी उसने उनके साथ दोस्ती लगाई। तो ये बात सुनकर यहाँ पर बैठा हुआ वो आदमी कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि वो वही लोग हैं जो यूपीसी में हर साल प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि आगा साहब, वो कॉलेज में हर प्रोटेस्ट में सबसे आगे होता है और सबसे ज़्यादा मशहूर लड़का है, और मैं उसका वो हशर करूँगा जो वो याद नहीं रखेगा, सारी ज़िंदगी याद रखेगा। उसने मेरी टांग तोड़ी थी और मैं अब उसे चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम जाकर अपने एसएचओ के साथ बात करो और उसे कहो कि वो लड़का बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये बात सुनकर फिर वो कहता है कि एसएचओ तो किसी काम का नहीं है, उसे मैं कैसे समझाऊं। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि बस तुम खुद जाकर करो, अपने मामलात खुद संभाला करो, वरना फिर मैं खुद उससे बात कर लूँगा, उसे यहाँ पर बुलाकर। तो वो कहता है कि ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। वो कहता है कि मैं अब रुबाब से जाकर बात करने लगा हूँ, खुद जाकर उससे बात करता हूँ और उसे समझाता हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे और ना ही उससे अभी बात करना, क्योंकि उसकी अभी कंडीशन नहीं है और अभी उसका मूड भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा चलें ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं अपने मामलात खुद संभालता हूँ, चलें अगर आप कहते हैं तो फिर मैं चला जाता हूँ। और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी जानिब यहाँ पर ये आदमी बैठा हुआ होता है और वो फिर अपनी बेटी को रूम में बुला देता है और वो अपनी बेटी को बुलाने के लिए नौकरानी को कहता है कि अपनी मेरी बेटी को यहाँ पर भेजो। फिर हमें दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि रुबाब यहाँ पर अपने रूम में बैठी हुई होती है और अपना फ़ोन निकालती है और अपने दोस्तों को कॉल करना शुरू हो जाती है, जो उसकी वजह से जेल में यहाँ पर बैठी हुई होती हैं। और वो फिर कॉल करके पूछती है कि तुम लोग कैसी हो, ठीक तो हो ना। तो ये बात सुनकर फिर वो कहती है कि हम कहाँ ठीक होंगे, हम जेल में बैठे हैं, तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा माजरत करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है कि तुमने अपने बाप के साथ सारी ज़िंदगी झूठ बोले हैं और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। हम यहाँ पर जेल में बैठी हुई हैं और तुम्हारे बाप की लगाई हुई आग में बैठे हुए हैं और ये आग बस झलकने ही वाली है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की कहती है कि अब आइंदा के बाद तुम इस नंबर पर कॉल मत करना। और वो फिर कॉल कट कर देती है और यहाँ पर पास बैठी हुई वो दूसरी लड़की बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी जा रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की यहाँ पर अपने बाप के रूम में आती है और यहाँ पर नौकरानी उस लड़की को आकर बताती है कि आपके पापा आपको स्टडी में बुला रहे हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यह आदमी बैठा हुआ होता है और उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसका मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता है। और यहाँ पर आकर उसका बाप उससे कहता है कि
तुम्हारी ये दोस्ती उस लड़के के साथ कब से चल रही है? तो वो कहती है कि बाबा वो मेरा सिर्फ दोस्त है और मैंने पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए कभी दोस्ती नहीं की और ना ही मैंने उनको ये बताया था कि आप मेरे बाबा हैं ताकि हमारे दरमियान फासले ना बढ़ सकें। और मैं उनको ये बात समझाना चाहती थी कि मैं भी उन्हीं की तरह की इंसान हूँ और हम दोस्त रहते हैं। तो ये बात सुनकर वो लड़का हैरान और परेशान हो रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है, आसिफ को, और वो यहाँ पर बैठे हुए रबाब के साथ बातें कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम्हें पता था कि वो लड़का मंसूर जिसने मेरे ऊपर हमला करवाया है वो वही लड़का है जो तुम्हारा दोस्त है। तो वो कहती है कि मुझे इस बात के बारे में ज़रा भी इल्म नहीं था। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस बात का इल्म था लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया। तो ये बात सुनकर फिर वो कहती है कि मुझे सच में किसी बात का इल्म नहीं था कि उसने तुम पर हमला करवाया है। तो वो कहता है कि याद है ना उसने मेरी टांग तोड़ी थी, अब देखना मैं उसके साथ क्या करूँगा। तो वो कहती है कि क्या किया है तुमने उनके साथ? तो वो कहता है कि अभी तो मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया लेकिन जब वक्त आएगा तो देखना मैं उनके साथ करता क्या हूँ। उनकी टांगें तोड़ कर रख दूँगा, उनको चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ किस वजह से चेंज हो रहा है और मुझे सब कुछ पता है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का कहता है कि उनसे बदला तो मैं लेकर रहूँगा, उनको मैं माफ़ी नहीं देने वाला और ना ही उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है, जबकि वो लड़का आसिफ बहुत ज़्यादा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। वो कहता है कि अब तुम्हारी उनके साथ कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम मेरी फाइनेंस और उसने मुझ पर हमला किया था, इस वजह से मेरी वजह से तुम्हारा भी उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। और फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दादा साहब को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जेल में होता है और पुलिस वाला आकर कहता है कि दादा साहब आपकी कॉल आई है। तो वो कहता है कि लाओ उधर फ़ोन दो और वो फिर फ़ोन पर बात करना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपने बंदे के साथ बातें कर रहा होता है और यहाँ पर ये आदमी भी थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है और फिर बताता है कि मंसूर को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि किसने करवाया गया अरेस्ट और क्यों करवाया है और कितने लोग हैं वो? तो वो कहता है कि वो है और उसके साथ एक आध लड़का है और दो लड़कियां हैं और आगा साहब ने उसे अरेस्ट करवाया था। उसे नहीं पता था कि वो आगा साहब की बेटी है और वो उसकी इंगेजमेंट पर चला गया था। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि उसके साथ लड़कियाँ भी हैं, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करो और सुबह तक मंसूर जेल से बाहर आ जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि जी दादा साहब जैसा आपका हुक्म। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, कॉल कट कर दो। और फिर वो कॉल कट कर देता है और यहाँ पर फिर दाता साहब कुछ उसको सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उसका एक आदमी जेल के अंदर चला गया होता है। फिर इसी के साथ दूसरे सीन में यहाँ पर हमें आसिफ को दिखाया जाता है, रुबाब के बाप के साथ बातें करता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और कहता है कि देखें आका साहब, रुबाब को पता भी था कि वो लोग वही हैं जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है लेकिन फिर भी उसने उनके साथ दोस्ती लगाई। तो ये बात सुनकर यहाँ पर बैठा हुआ आदमी कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि वो वही लोग हैं जो यूपीसी में हर साल प्रोटेस्ट करते हैं? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि आगा साहब वो कॉलेज में हर प्रोटेस्ट में सबसे आगे होता है और सबसे ज़्यादा मशहूर लड़का है और मैं उसका वो हशर करूँगा जो वो याद नहीं रखेगा, सारी ज़िंदगी याद रखेगा। उसने मेरी टांग तोड़ी थी और मैं अब उसे चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम जाकर अपने एसएचओ के साथ बात करो और उसे कहो कि वो लड़का बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये बात सुनकर फिर वो कहता है कि एसएचओ तो किसी काम का नहीं है, उसे मैं कैसे समझाऊं? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि बस तुम खुद जाकर करो, अपने मामलात खुद संभाला करो, वरना फिर मैं खुद उससे बात कर लूँगा उसे यहाँ पर बुलाकर। तो वो कहता है कि ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। वो कहता है कि मैं अब रुबाब से जाकर बात करने लगा हूँ, खुद जाकर उससे बात करता हूँ और उसे समझाता हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे और ना ही उससे अभी बात करना क्योंकि उसकी अभी कंडीशन नहीं है और अभी उसका मूड भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा चलें ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं अपने मामलात खुद संभालता हूँ, चलें अगर आप कहते हैं तो फिर मैं चला जाता हूँ। और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी जानिब यहाँ पर ये आदमी बैठा हुआ होता है और वो फिर अपनी बेटी को रूम में बुला देता है और वो अपनी बेटी को बुलाने के लिए
नौकरानी को कहता है कि अपनी मेरी बेटी को यहाँ पर भेजो। फिर हमें दूसरी जानब दिखाया जाता है कि रुबाब यहाँ पर अपने रूम में बैठी हुई होती है और अपना फ़ोन निकालती है और अपने दोस्तों को कॉल करना शुरू हो जाती है, जो उसकी वजह से जेल में यहाँ पर बैठी हुई होती हैं। और वो फिर कॉल करके पूछती है कि तुम लोग कैसी हो, ठीक तो हो ना। तो ये बात सुनकर फिर वो कहती है कि हम कहाँ ठीक होंगे, हम जेल में बैठे हैं, तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा माजरत करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है कि तुमने अपने बाप के साथ सारी ज़िंदगी झूठ बोले हैं और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। हम यहाँ पर जेल में बैठी हुई हैं और तुम्हारे बाप की लगाई हुई आग में बैठे हुए हैं और ये आग बस झलकने ही वाली है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की कहती है कि अब आइंदा के बाद तुम इस नंबर पर कॉल मत करना। और वो फिर कॉल कट कर देती है और यहाँ पर पास बैठी हुई वो दूसरी लड़की बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी जा रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की यहाँ पर अपने बाप के रूम में आती है और यहाँ पर नौकरानी उस लड़की को आकर बताती है कि आपके पापा आपको स्टडी में बुला रहे हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये आदमी बैठा हुआ होता है और उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसका मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता है। और यहाँ पर आकर उसका बाप उससे कहता है कि तुम्हारी ये दोस्ती उस लड़के के साथ कब से चल रही है। तो वो कहती है कि पापा वो मेरा सिर्फ दोस्त है और मैंने पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए कभी दोस्ती नहीं की और ना ही मैंने उनको ये बताया था कि आप मेरे पापा हैं, ताकि हमारे दरमियान फासले ना पड़ सकें। और मैं उनको ये बात समझाना चाहती थी कि मैं भी उन्हीं की तरह की इंसान हूँ और हम दोस्त रहते हैं। तो ये बात सुनकर वो लड़का हैरान और परेशान हो रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।